यहाँ खाना खाने आए हो क्या? जापानीज चाइनीज पता नहीं था, माँ के हाथ की रोटियां ही पता थी, राजमा चावल, कढ़ी चावल। तो जब जापानीज के बारे में सुना, मुझे पता नहीं था क्या है, तो पाजी ने बोला कि ऐसी छेड़ने के लिए कि सुरेश वसाबी ट्राई करो, बहुत अच्छी है। तो मैं पूरा वो पेड़ा जैसे मीठा खाते हैं वैसे ही खा गया था। टीवी पापा बोलने क्या खा गया, तो ये ऐसे नहीं खाते। मैंने कहा पाजी मैं तो देसी बंदा हूँ उत्तर प्रदेश का, मुझे पता नहीं है कैसे खाना है ये। हमारे मुरादनगर नहीं है हमारे। बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं, आपके लिए भी उस तरह के चांसेस आए ऑफर है, पर आपका था नहीं, मैंने यूपी से खेला है, मैं यूपी से ही खेलूंगा जब तक खेलूंगा। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, उसमें हर शहर में अगर प्लेयरों को ढूंढने जाएं कि लोग जब बुक पढ़ेंगे तो हर बंदे को सुरेश रैना बनना है, हर बंदे को अहमद पांडे बनना है, प्रवीण कुमार या पीयूष या आरपी या कैब भाई। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी भी ड्रीम को आप लोगों से जब बात करते हो, तो इसीलिए ये बुक का मकसद है। तो मैं न्यू कमर था, तो स्पीच देनी थी, तो यूवी ने मुझे पूछा कि तुम्हारा फेवरेट कौन है, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर। तो मैं हक्का बक्का रह गया। फिर डेफिनेटली मेरे आइडल राहुल भाई थे, राहुल द्रविड़। और सचिन मतलब भगवान थे, तो भगवान ही है सबके लिए वो। तो फिर पाजी ने फिर खुद ही बोल दिया कि मैं तेरा फेवरेट नहीं है, मेरा नाम सचिन तेंदुलकर है। आपने हरभजन सिंह को सिक्स मारा और फिर वो कन्वर्सेशन हुआ। नहीं, वो भज्जूपा के साथ ऐसे ही खेल रहे थे मजेदार हो। तो मैंने ऐसी बैटिंग शॉट मारा तो भज्जूपा गुस्सा हो गए। वो तो कह रहे मैं देखता हूँ तू कैसे छक्के मारता है मुरलीधरन को उधर। किसी से हुई कोई मुलाकात आपकी जिंदगी पर कितना असर डाल सकती है? क्या वो इतना असर डाल सकती है कि जब आप अपनी जिंदगी के अध्याय लिखने शुरू करें, अपनी ऑटोबायोग्राफी नुमा किताब लिखनी शुरू करें, तो पहला चैप्टर उसी भेंट, उसी सीख पर हो, या वो इतनी अहम हो जाए कि आप जब पहली मर्तबा टैटू बनवाने की हिम्मत करें, बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू परमानेंट इंक, तो उस शख्स के उस मुलाकात में कहे एक शब्द को आप अपनी बाह पर उकेर लें। या फिर वो मंजर कैसा होगा कि आप बिल्कुल मलंग होकर मैदान में खेल रहे हैं और अचानक आपको बाउंड्री की तरफ कोई नया फील्डर नहीं दिखता है, कोई साइड स्क्रीन नहीं दिखती है, आपको माँ दिखती है जिनके हाथ आटे से सने हुए हैं और दूसरे हाथ में बेलन है। या फिर कुछ ऐसी ट्रेजेडी आपसे होकर गुजरे कि जिस रास्ते से आप होकर आए हैं आपने भीड़ देखी है और बाद में आपको पता चले कि वो जो आपका सबसे बड़ा ताकत, सबसे बड़ा सहारा था, वो भाई उस एक्सीडेंट में गुजर गया। या फिर वो यादें जब आप एक हॉस्टल में हैं, कुछ बनने के लिए गए हैं, लेकिन चूंकि आप में हुनर है इसलिए आपके हिस्से में अतिरिक्त रैगिंग आए, प्रताड़ना आए, खाने के स्तर पर, मारपीट के स्तर पर। और इन सबसे भी पार पाके जब कोई अपना नाम बनाए, अपने तमाम डाउट्स, अपनी तमाम इंजरीज के पार जाए, तो उस शख्स का नाम, उस कहानी का नाम सुरेश रैना हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप किताब वाला का ये खास एपिसोड देख रहे हैं जिसमें हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर क्रिकेटर और अब मशहूर बिजनेसमैन बनने की कोशिश में आगे बढ़ रहे सुरेश रैना। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वर्कआउट अभी खत्म किया है या करने जा रहे हैं? नहीं नहीं किया, संडे आज। आज बस थोड़ा बच्चों के साथ अभी पूल वूल का प्लान है, थोड़ा बच्चों ने कर लिया है थोड़ा, तो अभी अच्छा, तो अभी बस थोड़ा अभी घर पे बैठे हैं, ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। बढ़िया। सुरेश रैना की ये किताब है जिसे पेंगुइन ने छापा है। इस किताब का शीर्षक है बिलीव। यही वो शब्द है जो आपको उनकी बाह पर भी दिखेगा। इसे सुरेश रैना ने लिखा है और इसका जो सब टाइटल है, जिसे हम एडिट की भाषा में कहते हैं, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। और इस किताब के को राइटर हैं भरत सुंदरेशन, जो कि मशहूर जर्नलिस्ट हैं और मेरे ख्याल से आजकल ये क्रिक बस से जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट करेस्पॉन्डेंट। इससे पहले हम लंबे वक्त तक इनको इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ते देखते रहे। जी जी। सुरेश रैना जी, इससे पहले कि मैं ये बातचीत शुरू करूं, जैसा मैं रिकॉर्डिंग शुरू होने के पहले आपसे कह रहा था कि एक व्यूअर के तौर पर और एक ऐसे स्टूडेंट के तौर पर जो हॉस्टल में रहा है, आपने इस किताब में बहुत तफसील से रैगिंग के कल्चर के बारे में लिखा, किस चीज़ से आप होकर गुजरे हैं। अक्सर लोग बाईपास, हाँ ठीक है, होता था, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, स्पोर्ट्स हॉस्टल हो, लेकिन आपने बहुत विस्तार से लिखा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पॉलिसी बनाने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले, वहाँ पढ़ने और पढ़ाने वाले सीनियर और जूनियर तमाम लोग इसको पढ़ें। मतलब ये ऐसी चीज़ है जो स्कूल के सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए ताकि सेंसिटिविटी आए। और वो सेंसिटिविटी मुझे लगता है कि किसी कोरे लेक्चर के बजाय इस तरीके की आप बीतियों को पढ़कर ज्यादा आती है। इसलिए मेरा पहला सवाल भी आपसे यही है, हाउ पेनफुल, डिफिकल्ट इट वॉज फॉर यू
जब आप इस बुक को लिख रहे थे या इसके बारे में भरत से बात कर रहे थे, तब उस पूरे फेज से होकर गुजरना, क्योंकि आपने लिखा है कि आपका वो डिफेंस वेपन है हल्की सी स्माइल। जैसे आपने बोला कि हर स्कूल में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, चाहे बोर्डिंग स्कूल हो, आप खुद एक कानपुर लखनऊ हॉस्टल में रहे हैं, आपको पता है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो एक सिस्टम बना हुआ है रैगिंग का, इतना होना चाहिए सौरभ भाई कि किसी को परेशानी ना हो किसी को। क्योंकि उस दौर पे 98 99 में मुझे याद है हमारा एक दोस्त था बुलंदशहर का, वो भी था, तो ही हैड टू गो बैक, क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा मतलब पैसे से स्ट्रांग नहीं थी, तो उसका वही ज़रिया था खेलना, और वो गया। फिर काफ़ी उस टाइम 9th क्लास में हम रहते थे, रैगिंग होती थी, बट एज यू सेड कि रैगिंग एक ऐसे तरीके से होनी चाहिए, एक ऐसे ढंग से होनी चाहिए कि लोगों को किसी चीज़ का मतलब खमियाजा ना भुगतना पड़े। एक होता है तरीका, आप सीनियर होते हैं, डेफिनेटली हर स्कूल कॉलेज हॉस्टल एक नई जॉब में आपको सब ग्रीट करते हैं, कुछ तरीका होता है, बट इतना नहीं होना चाहिए कि किसी का थोड़ा कॉन्फिडेंट डेमोरलाइज हो जाए, कोई आप बड़ा डिसीजन ले ले कोई, कि मेरे साथ भी वही चीज़ हुई और फिर मुझे वापस जाना पड़ा छोड़ के लखनऊ से गाज़ियाबाद। फिर माँ बाप ने समझाया, उनसे मैंने सारी दिल की बातें करी, फिर मुझे लगा कि नहीं ये छोटा मोटा तो मैं करता हूँ, कि 8-9 महीना हो चुका था हॉस्टल में। फिर जैसे आपने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिर आप जब एक हमारा जो स्पोर्ट्स है उसमें काफ़ी फिजिकल फिटनेस है, मेंटली पीस होना बहुत ज़रूरी है। वो अगर आप दिन रात परेशान रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना गेम खो सकते हैं, अपना एक जो रूट से आप आते हो वो चीज़ आपकी कहीं डिस्टर्ब करती रहती है कि लोग अगर ऐसे हैं। बट ओवरऑल जब मैं लिख रहा था किताब, तो वो टाइम पे मैं काफ़ी मतलब उस टाइम को सोच रहा था कि कैसे टाइम गुजरा, कैसी सारी चीज़ें हुई। उसमें कुछ अच्छे सीनियर भी थे जो सपोर्ट करते थे, लेकिन एक हॉस्टल का एक कल्चर होता है, बट काफ़ी सारी चीज़ सीखने को भी मिली उसमें। जैसे आपने बोला कि एक ठहराव आया ज़िंदगी में, काफ़ी सारी पावर मिली अंदर से, एक पॉजिटिव एक आसपास की जो चीज़ें बनने लगती हैं, फिर आप एक अंदर से अंदर रखने लगते हो कुछ चीज़ों को। देन यू लुक लाइक ए गुड लिसनर, आप सुनते हो चीज़ों को, फिर अपने दिमाग से समझते हो, फिर उसको चीज़ को करते हो। क्योंकि हमारा खेल में काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। वो सुबह हम उठते थे 4:30 बजे, फिर हॉस्टल जाते थे, फिर प्रैक्टिस करते थे, उसमें पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। मैंने खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, वहीं से तालीम हासिल करी लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ में बहुत टाइम मैंने स्पेंड किया है, तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी अभी भी जहन में बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और बहुत सारे दोस्त मेरे बने हैं वहाँ पर। लखनऊ की आपको पता ही है मेहमान नवाजी कितनी खूबसूरत है, वहाँ के लोगों का जो इस्तकबाल करते हैं बहुत ही एक अलग ही अंदाज में करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत एंजॉय किया, बहुत सारा टाइम ऐसा स्पेंड किया सीनियर्स से के साथ और अपने प्रिंसिपल के साथ, कोचेस के साथ, जो भी हैं उनकी दुआओं से हैं सारी चीज़ जो हुई हैं अभी। मुझे लगता है कि हर बंदे को कहीं ना कहीं एक गाइडेंस मिलती है कहीं। तो मुझे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने काफ़ी कुछ दिया है। विल कम बैक टू दिस, लेकिन अभी हम बुक के चैप्टर्स के हिसाब से चलते हैं। सुरेश, क्या आप हमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ले चलेंगे? 2014 का साल, इंग्लैंड का टूर शुरू होने में अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं, और वहां पर एक रिटायर्ड क्रिकेटर, अगर बहुत ही फ्लैट और थोड़ा सा सस्पेंस बिल्ड करने के क्रम में कहूँ, रिटायर्ड क्रिकेटर हैं जो आपको गाइड करने आते हैं, रेगुलरली आते हैं, और जो आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आप अगर हमारे व्यूअर्स को उस कहानी का छोटा सा कुछ हिस्सा बता सकें। नहीं, बिल्कुल। मैं प्रैक्टिस करने गया था बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। मैंने सचिन पाजी को मैसेज किया और सचिन तेंदुलकर पाजी ने मुझे बोला, मैंने कहा पाजी यहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे इंग्लैंड टूर पे जाना है और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ 2 हफ्ते स्पेंड करें। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सुरेश आप आओ, मेक श्योर कि यू गेट योर प्रॉपर प्रैक्टिस मिलेगी आपको। तो वो 2 हफ्तों में मैं काफ़ी प्रैक्टिस किया। हम लोग का काफ़ी वन बातें हुई, काफ़ी मेंटल टफनेस की बातें, काफ़ी टेक्निक की बातें, काफ़ी उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने इतने साल इंग्लैंड जैसी कंट्री में रन बनाए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि उससे अच्छा कोई गुरु नहीं हो सकता था। कि मेरा टूर इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा था और हम लोग टेस्ट सीरीज हार चुके थे, इंग्लैंड में वनडे स्टार्ट होने वाले थे। तो फिर वो बार बार यही बोलते कि बिलीव योर सेल्फ, यू कैन डू इट, यू हैव डन इट इन पास्ट, बट आपको थोड़ा सा ट्यूनिंग करो, फोकस रखो, और मुझे लगता है कि आप पहले ही मैच में 100 रन बनाओगे, मुझे ऐसा फील है। और जब उन्होंने बार बार बिली बोला तो हमारे एक दोस्त है लखनऊ में, उनका नाम है टुम्पा दी, प्रियंका उनका नाम है, तो वो टैटू बनवा रही थी हमारे घर पे, उनका घर था उधर। तो मैंने सोचा कि मेरे जहन में था कि क्या टैटू बनवाऊँ, मैं बार बार सोचता। फिर मैंने पाजी के बारे में, जब पाजी में बार बार बिलीव बोल रहे थे, तो फिर मैंने ये टैटू बनवाया था। मेरा फर्स्ट टैटू था ये उधर ही। और जब मैं उधर गया तो मैंने फर्स्ट मैच में 100 बनाया था। तुरंत में जब मैंने अपना स्विच ऑन किया फ़ोन,
तो पाजी का मैसेज आया कि दैट्स यू बिलीव्ड इन योरसेल्फ एंड यू बिलीव्ड यू कैन डू इट। तो वो स्टोरी मुझे याद है कि इसलिए ये बिलीव शब्द मेरे लाइफ के लिए मतलब काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिलीव, अगर विश्वास नहीं होगा आपके अंदर किसी भी चीज़ से पहले, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने उस चीज़ को अच्छे से समझा, उस चीज़ को मैंने अपने जहन में रखा और मैं सपोर्टिव रहा और पॉजिटिव रहा और बिलीव करता गया कि मैं जो भी मेहनत करूँगा सर एंजॉय करूँगा, अच्छे से अपना 100% देने की कोशिश करूँगा और वो सीरीज़ जीते और मुझे मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला इंग्लैंड में और हमारी हिंदुस्तान को जीत मिली, तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं थी मेरी। सुरेश, थोड़ा सा और फ्लैशबैक में चलते हैं। जब अतुल रानाडे ने आपको पहली मर्तबा सचिन पाजी से इंट्रोड्यूस करवाया। जी जी बिल्कुल, वो मुझे याद है। मैं एयर इंडिया में जॉब करता था उधर, अभी भी करता हूँ, और हम लोग उधर टाइम शील्ड ट्रॉफी मैच खेल रहे थे। मैंने आई थिंक 200 रन बनाया था, 240 या 235। तो अतुल भाई की टीम से मैच था बॉम्बे कस्टम से। तो शाम को जब मैं खेला तो उन्होंने सचिन पाजी प्रैक्टिस करने आए थे MIG में। तो मैंने अतुल भाई ने मुझे बोला कि सुरेश तुमने बहुत अच्छा बैटिंग की। तो मैंने कहा हाँ अतुल भाई थैंक यू सो मच। और मुझे ये नहीं पता था कि वो सचिन के बहुत क्लोज फ्रेंड है वो जी। मुझे किसी ने इंडिया टीम में बोला कि ये सचिन के भाई। मैंने उनसे बोला कि पाजी मुझे सचिन पाजी से मिलवा दो। कह रहे शाम को वो आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली मैं उससे मुलाकात करवाऊँगा। फिर पाजी से मिले, फिर उन्होंने बोला कि हाय सुरेश कैसे हो आप। तो मतलब वो 2-3 शब्द ने मुझे लगा कि जब सचिन तेंदुलकर जैसे इंसान इतने हम्बल बैकग्राउंड से हैं और एक ऐसी जगह से हैं जो हिंदुस्तान के लिए खेल सकते हैं, तो मैंने कहा हम लोग क्यों नहीं खेल सकते वो। तो उस टाइम पे जिस तरह से उन्होंने मॉडेस्टी तरीके से बात किया, इतना एकदम एक जो फ़ैन मोमेंट था मेरे लिए, वो लगा ही नहीं कि फ़ैन मोमेंट है। मुझे ऐसे लगा कि कोई बड़ा भाई है जो छोटे भाई के एक रहन सहन के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे हो आप। तो बड़ा अच्छा लगा मिलके। तो उस दिन से मैंने ठान ली कि मुझे भी इनके साथ खेलना है, और ऊपर वाले की दुआ से, माँ बाप के आशीर्वाद से, आप लोग भाई लोगों के प्यार से वो दिन दूर नहीं थे। फिर मैं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया, तो फिर पाजी को वो बड़ा अच्छा लगा कि सुरेश अभी टीम में आ गए। और जब आपने डेब्यू में सेंचुरी मारी तो वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े हुए थे। जी जी बिल्कुल वो भी लम्हा बहुत अच्छा था। सचिन का, मेरे पापा का बड़ा ड्रीम था कि मैं टेस्ट मैच में खेलूं और सचिन तेंदुलकर के साथ मेरी पार्टनरशिप हो। तो हम आई थिंक 300 या 250-300 रन की पार्टनरशिप हुई थी। फिर टेस्ट मैच हम उस टाइम के बाद फिर हम गए, पाजी मुझे रेस्टोरेंट पे लेके गए थे खाना खिलाने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा कि वो सीनियर प्लेयर इतना छोटे भाइयों को एकदम अच्छे से टीम का हिस्सा बना के रखते हैं। तो बड़ा अच्छा, वो एक अलग ही उनका अंदाज है। आपने रेस्टोरेंट का जिक्र किया, वसाबी पी का जिक्र नहीं किया। नहीं, मुझे पता नहीं था। मैं सौरभ भाई कभी जापानीज चाइनीज पता नहीं था, माँ के हाथ की रोटियां ही पता थी, राजमा चावल, कड़ी चावल, जो भी हम लोग एक मिडिल क्लास का परिवार खाता है। तो जब जापानीज के बारे में मुझे पता नहीं था क्या है, तो पाजी ने बोला कि ऐसी छेड़ने के लिए कि सुरेश वसाबी ट्राई करो, बहुत अच्छी है। तो मैं पूरा वो पेड़ा जैसे मीठा खाते हैं वैसे ही खा गया था मैं। तो पूरा का पूरा वही सब स्वेटिंग वो सब, मुझे पता नहीं था। यूवीपा भी थे, यूवीपा बहुत हंस रहे थे कि यूवीपा बोलने क्या खा गया, तो ये ऐसे नहीं खाते। मैंने कहा पाजी मैं तो देसी बंदा हूँ उत्तर प्रदेश का, मुझे पता नहीं है कैसे खाना है ये। हमारे मुरादनगर में ये सुशी उशी नहीं है। हमारे मुरादनगर में नहीं है हमारे। अच्छा, ये मैं इसलिए जानबूझ के पूछ रहा था सुरेश भाई, क्योंकि सचिन मतलब हम सब लोगों की मेमोरीज का, हम लोगों के बचपन का, जवानी का, क्रिकेट देखने के एक्सपीरियंस का सचिन तेंदुलकर बहुत ही अभिन्न हिस्सा रहे। वी द किड ऑफ 80s, जिन्होंने 90s में क्रिकेट देखना शुरू किया। लेकिन ये जो उनका ह्यूमर वाला साइड है, जैसे आपने एक किताब में बड़े दिलचस्प वाकये का जिक्र किया है कि सबको लेक्चर देना था और आपसे यूवीपा ने पूछ लिया कि फेवरेट क्रिकेटर कौन है, एंड देन यू टुक अ पॉज एंड देन यू आंसर। वो वाकया अगर आप बताएं। मुझे याद है मैं टेबल पे जब खड़े होकर स्पीच देते थे, मेरा भी फर्स्ट टूर था दम्बुला में, श्रीलंका में 2005 में। तो हमारी मीटिंग थी, मैच होना था श्रीलंका के साथ नेक्स्ट डे। तो शाम को इसी टाइम पे मीटिंग थी। तो मैं न्यू कमर था, तो स्पीच देनी थी। तो यूवीपा ने मुझे पूछा कि तुम्हारा फेवरेट कौन है, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर। तो मैंने सोचा मुझे सचिन भी पसंद है, मुझे राहुल भाई भी पसंद है वो। तो मैं हक्का बक्का रह गया। फिर डेफिनेटली मेरे आइडल राहुल भाई थे, राहुल द्रविड़, जो मैं हमेशा से उनको फॉलो करता था, उनको देखता था। और सचिन मतलब भगवान थे, तो भगवान ही है सबके लिए वो। तो फिर पाजी ने फिर खुद ही बोल दिया कि मैं तेरा फेवरेट नहीं है, मेरा नाम सचिन तेंदुलकर है। तो आपको भी पसंद करता हूँ मैं। थोड़ा सा अगर आप हमारे व्यूअर्स को अपनी फैमिली के बारे में और स्पोर्ट्स हॉस्टल जाने से पहले के दिनों के बारे में आप बताएं। आप जो अलग अलग टीमों के साथ खेलने पहुंच जाते थे, घर वालों कैसा होता था, क्योंकि आपके पिताजी का बड़ा जोर था पढ़ाई पर। जी जी जी, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। नहीं, मुरादनगर में खेलते थे, मेरठ जाते थे, गाजियाबाद खेलते थे, गुलदर, दुहाई, मंसूरपुर, बिजनौर, बागपत।
नोएडा में मैचेस होते थे, जब भी खेलते थे, क्योंकि जब स्पोर्ट्स कॉलेज जाने से पहले मेरे मुकेश भैया जो भैया थे वो भी ऑनर्स फैक्ट्री में काम करते हैं, वो भी खुद क्रिकेट खेलते थे उधर वो। तो हमारा ग्रुप क्लब, एक क्लब होता था वीनस स्पोर्ट्स क्लब, वहाँ पे सारे जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर होते थे उनके साथ खेलते थे। तो वहाँ इतना मतलब वही छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके बॉल में डालते थे, 30-35 रुपए की बॉल आती थी उस टाइम पे। तो सभी लोग जो चंदा करके करते थे अरेंज की हर 2 बॉल नहीं चाहिए होती थी वो। और उस टाइम फिर वही शाम को बैठते थे, गुरुजी थे हमारे गजेंद्र त्यागी, उनसे बात होती थी सारी की सारी, वो डिस्कशन करते थे कैसा रहा मैच। जैसे एक मैच में मीटिंग्स होती है, कोचिंग मीटिंग्स लेता है, तो वो बड़ा मतलब एक अलग ही वहाँ से एक बड़ा अच्छा मोमेंट बनता था। जब हम टीम जाती थी, बसों में जाते थे खेलने, हमारी ऑनेस्ट फैक्ट्री मुरादनगर की टीम जाती थी, हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, कभी हम गाजियाबाद जाते थे खेलने, कभी हम मेरठ जाते थे। तो टाइम बड़ा मजेदार था और भैया लोग खेलते थे स्कूल में, तो पूरा का पूरा। पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था कि जब आपने कहा कि नहीं मुझे क्रिकेट में ही करियर बनाना है, क्योंकि आपने किताब में जिक्र किया किस तरह की फाइनेंशियल हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा और आपके पिताजी ने कैसे लोन लेके आपको भेजा? नहीं, मतलब यही था कि जितना उतना पैसा नहीं होता था, क्योंकि एकेडमी में अगर आप जाओगे आज 6-7 हजार रुपये महीना आपको देना पड़ता है किसी को। उस टाइम पे 6-7 हजार रुपये में तो आपका घर पूरा चलता था, 5 भाई और 1 बहन होने में। तो वही फिर हॉस्टल में जाते थे, वहां पर 6 या 7 हजार रुपये पूरी की पूरी मैच फीस होती थी, जो आप 6-7 हजार रुपये सालाना आपकी स्कूल की फीस होती थी। तो फिर प्रॉपर एक ऐसा प्लान होता था, बट सब घर वाले सपोर्ट करते थे, मेरे भाई लोग काफ़ी सपोर्ट करते थे। उस टाइम पता नहीं था, फिर लकीली मेरा एयर इंडिया में स्कॉलरशिप लग गया था 2000 में। तो वहाँ मुझे फिर 10,000 रुपये महीना मिलने लगा, तो वो मैं घर बेचता था, मनी ऑर्डर करता था कि नहीं मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ वही जो महीने का मेरा जो कभी बाहर जाना था, कभी चाय या कभी फ़ोन करना है घर पे, कभी लेटर लिखना, उसी का मेरा मुश्किल से 1000-1500 रुपये खर्च होता था महीने का। तो वैसे ही था, मतलब बड़ा एक टाइम होता था, बड़ा मज़ा आता था उस टाइम पे, जब पैसे से ज़्यादा, टीवी से ज़्यादा एक खुशी होती थी, आप सामने बैठ के बात करते थे बड़े लोगों से, वो आपको अच्छी एडवाइस देते थे। तो वो टाइम बड़ा अच्छा था। और हॉस्टल में गए तो वो सीखने को मिला काफ़ी हमसे सब। जब कभी लेटर आता था, लंबी लंबी चिट्ठियाँ आती थी, तो उसमें खूब सारी ब्लेसिंग होती थी, खूब सारी एडवाइस होती थी, खूब सारा हालचाल के बारे में पूछा था, तो बड़ा मज़ा आता था उस टाइम सारा भाई। मैं लखनऊ स्पोर्ट्स हॉस्टल के बहुत सारे डिटेल्स छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि व्यूअर किताब पढ़ें और उस पूरे एक्सपीरियंस से होके गुजरे जिसने सुरेश रैना को टफ भी बनाया, ज्यादा इंस्पायर किया। लेकिन एक एनेक्डोट है जो मैं चाहता हूं कि वो बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए। मतलब एक तो ट्रेन वाला है, दूसरा जब आप भागे और ट्रक में बैठ के आए और वो 3 लोगों का बिहेवियर और आपको बैग फेंकना पड़ा, क्या चल मतलब। मैं जो सोचता हूँ अभी, जब व्हेन आई लुक बैक, तो उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि ट्रेन में जाते थे, फिर वहां से दिल्ली ट्रेन से उतरना या गाजियाबाद से उतरना, फिर मुरादनगर जाना, वो भी 15-20 किलोमीटर होता, तो आपको कहीं ना कहीं साधन मिलता था। कभी ऐसी टाइम लगा मुझे कि डिफिकल्टीज है, बट उस टाइम पे सूझबूझ से सोचना कैसे क्या डिसीजन लेना है, आप एकदम से नहीं कर सकते, आपको प्लान करना पड़ता है। तो वो टाइम मुझे छोटा था, मुझे पता ही नहीं होता था कि कैसे होगा सब कुछ, कैसे भागना है। बिलीव है अंदर, एक ताकत है कि मतलब ऊपर वाला कहीं ना कहीं रहता है, आप सोचते हो अच्छा तो अच्छा ही होता है उन लोगों के साथ। तो टफ था, बट अभी उस बात को काफी टाइम हो गया है, और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा यंगस्टर अगर कोई ऐसे दौर से गुजरे तो सूझबूझ से काम करे, जो उसको लगता है सिचुएशन पे ये राइट है तो उसको वही राइट करना चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा स्टोरी को। अभी पिछले दिनों एक ट्विटर पे बहुत अच्छा थ्रेड चल रहा था कि देश के वो कौन से प्लेयर हैं जो आपको लगता है कि बड़े कमाल के थे और इंडियन टीम में नहीं आ पाए अनफॉर्चुनेटली, या उतना रेगुलरली नहीं खेल पाए। तो यूपी के कई प्लेयर्स के नामों का जिक्र हो रहा था, आशीष विष्टन जैदी, राहुल सप्रू, और फिर वो नाम आया जिनका आपकी किताब में बहुत प्रमुखता से जिक्र है, ज्ञानेंद्र पांडे। हाउ वाज इट, मतलब वो जो इंग्लैंड की आपकी ट्रेनिंग थी और वीकेंड पे ज्ञानेंद्र पांडे के फ्लैट पर जाना, एंड देन यू गेट दैट न्यूज, द न्यूज कि इंडिया टीम में सिलेक्ट हो गए। नहीं, वो दौर बहुत अच्छा सौरभ है, जैसे एज यू सेड कि आशीष विष्टन जैदी मतलब वन ऑफ द टॉप बॉलर इंडिया, जो इतने साल अच्छा किया, अनलकी नहीं खेल पाए वो। और उसके बाद ज्ञानू भाई, जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने डेब्यू किया था उनके साथ, तो वो मेरे कप्तान थे वो। तो वो मुझे लगता है कि उनका और MS धोनी का जो कप्तानी का तरीका था बड़ा सिमिलर था। और वो रणजी ट्रॉफी में आप देखोगे तो वो यंगस्टर को चांस देना, फेयरलेस थे काफी ज्ञानू भाई, और फ्रंट से लीड करते थे, परफॉर्मेंस करते थे। फिर मुझे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ मेरा इंग्लैंड टूर में, वहाँ पे मुझे कभी पता नहीं था कि गोरों के साथ कैसे बैठना है। और जब आप किसी गोरी कंपनी में काम करते हो या फॉरनर टीम में खेलते हो, तो यू हैव टू एक्ट लाइक ए प्रो। तो हमें 400-500 पाउंड मिलता था हफ्ते का,
परफॉर्मेंस करो तो मिलता था, उसके बाद आपको 5 दिन फ्री रहते थे हम लोग। तो ज्ञानू भाई उस टाइम पे, जब मुझे याद है कि जब मैं रणजी ट्रॉफी में 600-700 रन बनाया, तो उस साल हम रणजी ट्रॉफी भी जीते थे। 2005 में कैब भाई हमारे कप्तान थे, तो कैब भाई ने भी बड़ा सपोर्ट किया पूरे हमारे, मैं, प्रवीण कुमार को, आरपी सिंह को, पीयूष चावला को, भुवनेश्वर कुमार को, सुदीप त्यागी, मोहम्मद आमिर एक विकेट कीपर था कानपुर का, ताहिर अब्बास, शिवाकांत शुक्ला, फिर ज्योति यादव थे हमारे इलाहाबाद के प्लेयर। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते थे कि जो एक अच्छा बड़ा था। रिजवान शमशाद अलीगढ़ से, तो बड़े दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, मनोज मुदगल साहब। और इन सब में देखो कि राइस शुक्ला ने बड़ा सपोर्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन जो यूपीसीए का उन्होंने संभाला हो, क्योंकि जब आप किसी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हो तो ज्ञानू भाई ने उस तरीके से हमको छोटे भाई की तरह पूरा समझा। और इंग्लैंड में जो एक्सपीरियंस मिला 2 महीने का, सौरभ भाई, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए गेम चेंजिंग मोमेंट था वो। क्योंकि उसके बाद जब मैं इंडिया में आया, मेरा कैंप में सिलेक्शन हुआ, मैंने वहाँ 1000-1200 रन शायद बनाया था इंग्लैंड में, और वहाँ पे हाईएस्ट पेड भी था, और मुझे 4-5 हजार पाउंड भी मिले थे, जो मुझे बड़ा खुश लगता है कि इतना पैसा, मतलब ऑलमोस्ट आज देखोगे 4-5 लाख रुपए आए वो। बड़ा मतलब उस समय लगता था कि उस टाइम पे मेनली मतलब गोरों के साथ उठना बैठना, आपके इंग्लिश पिचेस पे खेलना, और इंग्लैंड जैसे वेदर में रहना जहाँ पे गर्मी, ठंड, बारिश, क्लाउड, वैसे सीमिंग कंडीशन और चैलेंजिंग होता था। तो आई थिंक इसलिए ज्ञानू भाई का जिक्र किया कि यूपी में अगर कोई क्रिकेटर मर्द रहा है तो आई थिंक वो ज्ञानेंद्र पांडे है, जिन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया, उत्तर प्रदेश टीम का काफी सारे प्लेयरों को बनाया, और मेरा उनसे तालमेल बड़ा अच्छा रहा है हमेशा। और जैसे मेरे लिए वीरेंद्र सहवाग पाजी खेलते थे उस टाइम पे टीम में, ऐसे यूपी से ज्ञानेंद्र पांडे थे, जो ऐसे एकदम बेबाक इंसान और एकदम सच्ची बातें करना, किसी को कड़वी लग सकती है, किसी को अच्छी लग सकती है, बट वो उनको गेम में बड़ा उनका फोकस था, वो गेम को पूछते थे। उन्होंने मतलब हमें सिखाया कि कैसे खेल को हम्बल तरीके से कैसे उसको पूजा जाता है, तो वो उनको वो चीज सीखने को मिला उनसे। अच्छा, इसी में थोड़ा सा एक मैं एक्सटेंशन, ये आपने बहुत स्पेसिफिकली लिखा है, और मैं खुद यूपी से हूँ, सो आई वाज वेरी हैप्पी आफ्टर रीडिंग दैट कि बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं, आपके लिए उस तरह के चांसेस है, ऑफर है, पर आपका था नहीं, मैंने यूपी से खेला है, मैं यूपी से ही खेलूंगा जब तक खेलूंगा। और ये जो चीज है, आपने जैसे राजीव शुक्ला का और सबका जिक्र किया कि अब यूपी के नौजवानों को खूब मौके मिल रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक हम लोग सुनते थे कि गोपाल शर्मा एक टेस्ट खेले हैं और शशिकांत खांडेकर का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो कश्मीर में मैच ही नहीं हो पाया। हम ये कहानियां सुन के बड़े होते थे। ऐसा कभी फियर आया था यार यूपी वालों का नंबर नहीं लगता, या आपके टाइम पे क्योंकि मोहम्मद कैफ हो चुके थे तो थोड़ा सा एक बिलीव था कि बोल रहे हो आप, मतलब यूपी में उस टाइम इतना काफी मतलब कल्चर था कि, लेकिन हमारी जो टीम थी उस टाइम पे सौरभ भाई, हम 2005 में रणजी ट्रॉफी चैंपियन हुए, 2006 में रणजी ट्रॉफी खेले, 2007-8 में मैं, आरपी, पीयूष, मोहम्मद कैब भाई ऑलरेडी टीम में थे, हम 4-5 लड़के टीम में खेले। प्रवीण कुमार सुल्तान था वो स्विंग का, वो फिर उसके नीचे फिर भुवी रेड्डी हो रहा था, ऊपर आरपी सिंह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, पीयूष चावला 16-17 साल में ही वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया, मैं खुद 18 साल में इंडिया को खेला हो। तो वो जो हमारा जो बेस रेडी हुआ था उसमें 3-4 लड़के और थे जो हमारे साथ अंडर 19 खेले, जैसे शिवाकांत शुक्ला था, वो इलाहाबाद के हैं, वो ताहिर अब्बास होता था इलाहाबाद का, बहुत अच्छा प्लेयर था। फिर एक हमारा परविंदर सिंह था मेरठ का, एक इसरार करके लड़का है, वो भी, इतने सारे प्लेयर होते थे। फिर आप देखेंगे हमारा उस टाइम मोहम्मद आमिर, अपना आमिर खान कानपुर का प्लेयर है, वो भी बहुत अच्छा होता था। तो टीम हमारा स्लॉट बड़ा अच्छा था वो। और उस टाइम पे हमारे गोपाल शर्मा साहब सिलेक्टर थे सेंट्रल जोन के, और रणजी ट्रॉफी में राजीव शुक्ला सर ने बोला था कि अगर हम रणजी ट्रॉफी जीतेंगे हमारे 3-4 प्लेयर टीम में रहेंगे, और सारे सिलेक्टर भी वो मैच देखने आए थे। उस टाइम पे मैंने और कैब ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था फाइनल में, धोनी ने बड़े रन बनाए थे, फिर प्रवीण कुमार ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो उसी बाद फिर मैं गया टीम में, फिर आरपी आया, फिर अपना प्रवीण आया, प्रवीण के बाद पीयूष आया, फिर कैब भाई खेल रहे थे। तो 4-5 लड़के हिंदुस्तान की टीम में प्लेइंग 11 में खेलना, इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम। तो जीते गए। तो मुझे लगता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का था, और जैसे आपने बोला कि ऐसे कितने सारे और भी प्लेयर होंगे जो टैलेंटेड हो, इनको मौका नहीं मिला होगा। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, उसमें हर शहर में अगर प्लेयरों को ढूंढने जाए, एक ऐसी स्कीम हो जिसमें बच्चों को चांस मिले, तो वही बुक का मकसद है कि लोग जब बुक पढ़ेंगे तो हर बंदे को सुरेश रैना बनना है, हर बंदे को ज्ञानेंद्र पांडे बनना है, प्रवीण कुमार या पीयूष या आरपी या कैब भाई। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी भी ड्रीम को आप लोगों से जब बात करते हो, तो इसीलिए ये बुक का मकसद है सर भाई। अच्छा, आप अभी सिलेक्टर्स का जिक्र कर रहे थे, इस किताब में मुझे एक और बहुत मतलब कई चीजें बहुत दिलचस्प हैं। ग्रेग चैपल का जैसे ही जिक्र आता है इंडियन क्रिकेट के कंटेक्स्ट में, एकदम से सबकी भौएं तन जाती है। अच्छा, ग्रेग चैपल और 2007 का वर्ल्ड कप और ग्रेग चैपल बस सीनियर प्लेयर। लेकिन
आपने ग्रेग चैपल के बारे में एक बहुत नए ढंग से बात की है, और वो पूरा सिलसिला शुरू होता है जब आप जानिम भाई के साथ वहां मैनचेस्टर में खेल रहे थे और ट्रेवर चैपल ने आपका गेम देखा था और शायद ग्रेग चैपल से रेकमेंड किया था। डिटेल्स में तो लोग बुक में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप एक आध वाकया बता सकें कि ग्रेग चैपल का यंगस्टर्स को मौका देने का या ट्रेन करने का तरीका कैसा था। उनके टाइम पे आप देखेंगे माही भाई, मैं, आरपी सिंह, वीआरवी सिंह हो गया, रॉबिन तोपा, दिनेश कार्तिक, बहुत सारे नए प्लेयर लोगों को जी, तो यंगस्टर को उन्होंने काफी मौका दिया। तो जब अगर आप किसी टीम में घुस रहे हो तो मुझे लगता है कि हर कोच और कप्तान का तरीका अलग होता है। गुरु ग्रेग विद राहुल द्रविड़, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा था। फिर गैरी क्रिस्टन और महेंद्र सिंह धोनी का कनेक्शन अच्छा है। फिर विराट कोहली, रवि शास्त्री, हर कोच का एक कप्तान होता है, हर कप्तान का एक कोच होता है। तो उस टाइम पे उसको टीम बनानी थी, कैसे प्लान करना था। फिर मुझे लगता है कि फिर हम 2007 वर्ल्ड कप नहीं अच्छा किए, तो फिर सारी टीम बैठी है, सारी चीजें होती हैं। तो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है कि उसने काफी टाइम लोगों को काफी मौका दिया। वो जो जिस टाइम पे टीम एकदम सजी बुजी, यंगस्टर भी आने हैं, सीनियर भी खेलने हैं, तो जिसमें आप मादा है, जो मेहनत करना जानता है, जिसको पता है कि नहीं तो हम कभी नहीं खेल पाते। एज सिंपल एज दैट। हम परफॉर्मेंस करें, हमने 2 साल टीम के साथ ट्रैवल किया, देखा, तो कहीं ना कहीं सिस्टम बना। और क्रेडिट गोज टू राहुल द्रविड़ अलॉट कि उन्होंने पूरा टीम के साथ प्लानिंग किया। तो आई थिंक ये बुक में काफी कुछ लिखा है, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमने उसके अंडर में कैसे चेज किया। और राहुल द्रविड़ इतने सक्सेसफुल क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीते, उन्होंने सारी ट्रॉफी जीती। तो उनको जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम है, उतना क्रेडिट उनको मिला नहीं जितना मिलना चाहिए उनको। हाँ, आपने लिखा भी किताब में कि सौरभ गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन राहुल द्रविड़ की कप्तानी, और अब मुझे लगता है कि इस फेज में जिसमें हम आप बात कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ ने कैसे जूनियर क्रिकेटर्स को, और अब तो वो जो श्रीलंका टूर पे जा रही है, तो कोच के तौर पे कैसे वो टैलेंट को वो कर रहे हैं। और वो भी बड़ा दिलचस्प था पढ़ना सुरेश भाई की वो सीनियर प्लेयर्स और ग्रेग के बीच कैसी इक्वेशन और जूनियर्स के बीच कैसी, और आप लोगों के लिए बड़ी वो कैच 22 सिचुएशन रहती होगी कि अच्छा थोड़ा टेंशन लग रहा है पर हमें यहाँ नहीं रहना है, निकलना है, बाद में पता चल रहा है कि ऐसा हो गया। तो क्या होता था। यहाँ से अब हम लोग, आपने जिक्र किया महेंद्र सिंह धोनी का, और मुझे वो जो वर्ड मेरे मेमोरी में अटक गया कि मजा आने वाला है, जो ऑक्शन हुआ और आप लोग एक टीम में गए, और आपने बड़ी खूबसूरती से उस चीज को भी लिखा कि क्यों आपने सेम डे रिटायरमेंट लिया, मतलब वो आपकी ह्यूमिलिटी को भी दिखाता है। महेंद्र सिंह धोनी आपके सिर्फ फेलो क्रिकेटर नहीं है, हम लोग को ऐसा देख के लगता है कि इज लाइक फैमिली टू यू, फ्रेंड टू यू, ब्रदर टू यू, थला एंड चिन्ना थला। उनके बारे में आपने बहुत सारी चीजें किताब में लिखी हैं, अगर आप कोई वाकया। नहीं, मुझे याद है कि दोनों एक छोटे शहर से आए हैं सौरभ भाई, और सबसे अच्छा, सब लोग बोलते हैं बहुत सक्सेसफुल कप्तान है, बहुत बड़ा वर्ल्ड फिनिशर है, बहुत बड़ा फेम क्रिकेटर है वो, बट बहुत अच्छा इंसान है, वो सच्चा इंसान है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ऑनेस्ट गेम के साथ रहा है, उसने काफी यंगस्टर को बनाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिकेट हमने उसके अंडर में खेला है, जो क्रिकेट हमने उसके अंडर में समझा है, हमने किसी भी दूसरी कंट्री में जाके अपने देश को रिप्रेजेंट किया है, तो एक तरीके से किया है। जो एक बोलते हैं मकसद होता है, वो आर्मी कर्नल है, आपको पता है, जब आर्मी ऑफिसर होता है, उसकी टीम जब पीछे किसी एक बटालियन के साथ जाती है किसी हंटिंग पे या कुछ ऐसे प्लान के, तो एक सब रेडी रहते हैं। वो उसने गेम को तवज्जो ज्यादा दी है, उसने ना किसी इंडिविजुअल को तवज्जो दिया, ना किसी एक बड़े प्लेयर को दिया। उसने सारे 15 से 15 प्लस स्पोर्ट्स स्टाफ को बहुत रेस्पेक्ट दिया। तो इसलिए उसने, ऊपर वाले ने इसलिए उसको इतनी अच्छी बड़ी बड़ी ट्रॉफी से नवाजा है। और मैंने उसका हार्ड वर्क देखा है, मैंने उसकी चीजें ऐसे ऐसे डिफिकल्ट टाइम में उसको उस चीज को सॉल्व करते हुए देखा है जो नामुमकिन भी रही है। वर्ल्ड कप बड़ा सबसे बड़ा है, पूरे वर्ल्ड कप में जो जो उसने प्लान किया सारी चीजें उसके थी, क्योंकि ऊपर वाला उसी को नवाजता है जो अंदर से ईमानदार होता है, जो सच्चा होता है। स्पेशली इन टीम स्पोर्ट्स, इंडिविजुअल स्पोर्ट में आपके पास 15 डॉक्टर या 15 आपके पास 15 लोगों की टीम होती है, लेकिन जो टीम स्पोर्ट्स होता है, एज ए लीडर यू नीड टू थिंक कि स्मॉल फैक्टर बड़े मैटर करते हैं। ट्रैवलिंग से लेके बस तक जाना, बस से एयरपोर्ट से, हाउ वी बिहेव, हाउ वी इंटरेक्ट to the fans, how we give respect to the groundsman, how we talk to someone who really respect our country। तो बड़ी सारी चीजें होती हैं जो मैंने उसके अंडर में देखा, और that's why he's number one captain and he has done India proud so many occasions। और आप दोनों लोगों ने रूममेट रहते हुए कैसे डबल खाना ऑर्डर किया। ये तो बुक में बड़ी मस्ती है। हाँ, मतलब, और मैं तो वो विजुअल इमेजिन कर रहा था कि अच्छा सुरेश ने खाना ऑर्डर कर दिया, आ गया, फिर एकदम से ध्यान आया अरे मुझे तो जिम करना है अभी, और फिर वापस आके ठंडा खाना खा रहे हैं।
आईपीएल के शुरू होने से क्रिकेट पर किस तरह का असर पड़ा, इस पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं, आपने लिखा भी है डिटेल में कि इससे क्या नए नए टैलेंट को स्पॉट करने में हेल्प मिली, या कई ओल्ड स्कूल लोग कई बार कहते हैं कि जल्दबाजी आ गई, मेहनत उतनी नहीं रही, रणजी या दूसरे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स पे उतना ध्यान नहीं रहा जितना आप लोगों की जनरेशन या पहले का था। हाउ डू यू लुक एट इट? नहीं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपको पैसा मिलता है, अच्छा, आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट है यू शेयर द ड्रेसिंग रूम विद द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर। मैं याद है चेन्नई में जब मैं और माही भाई जब सारी टीम बनी थी 2008 में, मेरे पास राइट में स्टीवन फ्लेमिंग था, स्कॉट स्टायरिस था, जैकब वॉरेन था, एंड्रू फ्लिंटॉफ था, माइकल हसी, इतने बड़े बड़े नाम जो हम टीवी पे देखते थे उनको, उनके साथ हम बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ टीम मीटिंग कर रहे हैं, तो काफी सारी चीजें सीखने को मिलती थी सौरभ भाई। तो मेरा गेम चेंज हुआ, मेरी जो जो अप्रोच थी अटैकिंग, पहले से अटैकिंग हो गई वो। और सबसे अच्छी बात लगी कि गरीब घर के बच्चे रिप्रेजेंट करने। अभी सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखोगे चकारिया, जो बंदा गुजरात का एक लड़का है, अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। उसके पहले भाई का देहांत हो गया, फिर अभी कोविड पैंडेमिक में उसके मम्मी पापा का देहांत हो गया। अभी वो उसको 2.5 से 3 करोड़ रुपए मिला आईपीएल में, अपनी बहन का अच्छा शादी करेगा और देश को रिप्रेजेंट करेगा। तो बहुत सारे लोग का डिफरेंट व्यूज होगा, बहुत सारे लोग की अलग ओपिनियन होगी, लेकिन ये वर्ल्ड का नंबर 1 स्पोर्ट्स इवेंट है आईपीएल। हर डिफरेंट प्लेयर यहाँ खेलने आता है और इतना इम्प्रूव हो गया। अभी हम, आपने कभी नहीं सुना होगा कि इंडिया की 2 टीमें इंग्लैंड और श्रीलंका में खेलेगी। तो ये आईपीएल का ही कमाल है। वो उधर शिखर धवन लीड करेगा, उधर विराट कोहली ऑलरेडी उधर है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। हम एक टीम चाहें तो एक और बना सकते हैं। तो ये आईपीएल ने दिया है 10 बस 13-14 साल में, और लोगों को एक बड़ा ब्रांड बना है आईपीएल। और वो बीसीसीआई क्रिकेट जाता है जिन्होंने इस चीज को अच्छे से हैंडल किया और प्लेयरों को मौका मिला। और सबसे अच्छी बात है, बहुत गरीब गरीब घर के बच्चों ने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया। बहुत सारे प्लेयरों ने आईपीएल में परफॉर्मेंस करके कप्तानों को इम्प्रेस किया, उन कोचेस को इम्प्रेस किया, और जिससे उनको काफी सारा क्रिकेट खेलने को मिला देश के लिए। अच्छा, इसमें एक मुझे बड़ा दिलचस्प सुरेश भाई वाकया दिखा, आपने एग्रेशन की बात की कि आप नेट प्रैक्टिस में आपने हरभजन सिंह को 6 मारा और फिर वो कन्वर्सेशन हुआ, वो बड़ा दिलचस्प था। नहीं, वो भज्जूपा के साथ ऐसे ही खेल रहे थे, मजेदार हो। तो मैंने ऐसी बैटिंग शॉट मारा तो भज्जूपा गुस्सा हो गए। वो मतलब वो बड़े, मेरे बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं, और ही ऑलवेज सपोर्टेड मी। तो कह रहे मैं देखता हूँ तू कैसे छक्के मारता है मुरलीधरन को उधर। एक होता है उधर, मतलब जब आप खेल रहे हो, जूनियर आते हो, सीनियर आपके इतने बड़े, वो लेजेंड ऑफ द गेम रहे हैं, और ही इज ऑलवेज हेल्पफुल टू ऑल द यंगस्टर। तो बड़ा मजेदार वाकया है वो। उसके बाद हम गए वहां पर भी, भज्जूपा ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया श्रीलंका में, हमको फर्स्ट टाइम उधर जीत के भी आए। तो एक एक माहौल बनता है, तो मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग। और बहुत सारे वाकये हैं बुक में, अभी वो लोगों को पता चलेगा कि छोटे से शहर से इतने सारे लोग, बच्चे लोग को खेलना बड़ा मजा आता है। हाँ, सीनियर्स का अलग मजा है। वो कैसा साइड था आपके लिए, कितना शॉकिंग था जब राहुल द्रविड़ टाइट जीन्स में आते हैं 2007 के टूर में, सुरेश हैव सम फन, मतलब वो बिल्कुल अलग रहा होगा उनकी इमेज से। था धोनी भाई का बर्थडे था, पूरा प्लानिंग चल रही थी उधर सारी की सारी, और राहुल भाई ऐसे मतलब कभी एकदम कप्तान है हमारी टीम के, और ही इज कमिंग एंड वी आर एंजॉयिंग एमएस का बर्थडे। मेरे ख्याल से डोमिनिका का मामला है। जी डोमिनिका में मेहुल चौकसी की वजह से डोमिनिका वैसे भी न्यूज में है आजकल। जी प्लीज बताइए। तो उधर ही था प्रॉपर अच्छे से। फिर उनका डांस वांस देखा, जो कभी मतलब बहुत हमारे लिए रेयर है। हमें 2 साल ही हुआ था टीम के साथ, और प्लस इतना अच्छा वो माहौल था। तो राहुल भाई ने फिर एंजॉय किया और हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, सिंगिंग, डांसिंग। तो आई थिंक इट वाज वेरी कूल पार्ट ऑफ हिम टू शो टू द यंगस्टर कि नहीं है ये पार्ट, ये भी है। और हम लोग अच्छा कर रहे थे वेस्ट इंडीज में। लक्ष्मण भाई, राहुल भाई, सब बड़े एंजॉय कर रहे थे हम लोग, बड़ा अच्छा टाइम था वो। जी, और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जब आप माही भाई के बारे में बात कर रहे थे तब भी मुझे वो उनकी जो ग्रिन वाली स्माइल के साथ है कि यू श्योर कि तुम ऑस्ट्रेलिया छोड़ के इंग्लैंड जा रहे हो प्रियंका को प्रपोज करने, देख ले बाद में और भी मिल जाएंगी। नहीं माही भाई मुझे जाना। और वो 2008 की मुंबई एयरपोर्ट में आपकी जो लंबे अरसे बाद मुलाकात होती है, अभी पलट के देखते होंगे तो कुछ डेस्टिनी जैसा भी लगता होगा कि वैसे फैमिली फ्रेंड थे लेकिन एकदम से अचानक एयरपोर्ट पे मिल जाना। एक्चुअली सर भाई मुझे मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा आई फेल्ट समथिंग स्पेशल इनसाइड मी। तो लकीली उस टाइम पे एक गैप था और मेरे पास यूके का वीजा था, और अगर शेंगन वीजा लगा तो काफी टाइम लग जाता। बट ओवरऑल आई थिंक वो परमिशन लिया बीसीसीआई से और पूछा उनको, क्योंकि 7-8 दिन हमारे फ्री था, सबको छुट्टी थी कि आप ऑफ डे से कुछ भी कर सकते हो आप। तो फिर उसके बाद 42-43 घंटे की फ्लाइट, हम लोग उधर पर्थ में थे, पर्थ से दुबई था 16 घंटे, और दुबई से लंदन था आई थिंक 10-12 घंटे। तो बड़ा लंबा फ्लाइट था वो, लेकिन वो फ्लाइट मतलब अगर नहीं लिया होता तो फिर पता नहीं कहाँ पर होते।
अच्छा, वो वाली धुक धुक भी थी जब उनको मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे थे कि हाँ कर दे, हाँ कर दे, हाँ कर दे, जो हम सबको होती है? नहीं बिल्कुल था, ऐसे ऐसे ना हो, खेलना आसान है लेकिन लड़की को अगर प्रपोज करना है तो यू डोंट हैव ए प्लान बी, यू हैव ओनली प्लान ए। तो प्लान ए में फोकस था सारा वो, और मुझे लगा कि उस टाइम पे कुछ स्पेशल फील हुआ, और लकीली उस टाइम पे हम लोग की फैमिली भी बातचीत कर रहे थे, तो मुझे इतना एफर्ट नहीं करना पड़ा वो। लेकिन मेक श्योर कि वो जानना एक दूसरे को बहुत जरूरी है, व्हेन यू स्टार्ट ए फैमिली एंड एवरीथिंग। लकीली हम लोग का वो, जैसे आपने अच्छी बात बोली कि वो डेस्टिनी होती है, आपको फील करना होता है वो जो लिखा है वो होना है, लेकिन आदमी को खुद एफर्ट करना पड़ता है। वो अपने आप, वो डेस्टिनी आपके कदमों पे नहीं आए, वो ढूंढनी पड़ती है डेस्टिनी को। एंड दिस वेरी कमेंडेबल कि एज अ पार्टनर आपने बहुत डिटेल में उनके उनके काम के बारे में सब चीजें लिखी भी हैं। मेरे ख्याल से अभी वो कोई बिजनेस वेंचर रन करती हैं प्रियंका? वी हैव ए बिजनेस कॉल्ड माते, वी डू बेबी प्रोडक्ट, हमारा काफी अच्छा वो ब्रांड है अभी। माते? really worked hard on it जी। माते संस्कृत वर्ड है, माते जी मतलब जी जी। जी। और she look after Graciana Foundation, she's been helping lot of underprivileged kids, उनका एजुकेशन, उनका फूड, उनके अपब्रिंगिंग, उनका फैमिली का सारा। आई थिंक जब बच्चे बड़े होंगे दे शुड आल्सो डू सम सॉर्ट ऑफ ए सोसाइटी वर्क, इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप एक ऐसी मुकाम तक पहुंच जाते हो तो मेरे लिए वो अच्छी बात है कि मैं किसी के काम आ सकूं, किसी को कुछ हेल्प कर सकूं। कि कभी कभी अपने में आप जब रहते हो तो कहीं ना कहीं ऐसे भी दूसरे लोग होंगे हमारी तरफ से गुजर रहे होंगे, तो जब भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प समवन। अगर आप नहीं कर सकते तो उनको उनको किसी ना अदर अलग वे में जाके हेल्प कर सकते हो। सुरेश भाई, दो सवाल और हैं मेरे। जी। पहला सवाल जो एक डायलॉग से ही शुरू होता है सचिन पाजी के, यहाँ खाना खाने आए हो क्या? आई एम श्योर ये सवाल बहुत पूछा गया होगा और पूछा जाएगा। मतलब हम, आई एम 83 बॉर्न, है ना, तो मैं 1-1.5 महीने का रहा हूँगा जब हमने वर्ल्ड कप जीता, और फिर हम हर वर्ल्ड कप मतलब 92 ऑनवर्ड्स देख रहे हैं बेंसन हेजेस वर्ल्ड कप, जो कलरफुल कपड़े, और सचिन पाजी का भी पहला वर्ल्ड कप था, अच्छा इस बार, अच्छा इस बार, एंड फाइनली यू गाइस डिड इट 2011 में। आपने हर मैच के बारे में, जब आप वेट कर रहे थे तब भी, फिर वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच और उनका कहना कि दिस इज द मोमेंट, नाउ गो एंड डू इट, ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, फाइनल जीतना, वो सब आई मीन सरियल लगता है, ऐसा लगता है अभी कल की बात है कि वो हम फाइनल देख रहे हैं, एंड यू वर देयर। तो बहुत सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते होंगे, आपने पूरा वो चैप्टर भी लिखा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, बाकी तो जो दर्शक हैं, रीडर हैं, वो किताब में भी पढ़ेंगे। अभी जब ऐसे पलट के देखते हैं उन मेडल्स को, क्या आता है इंस्टेंटली दिमाग में, मतलब डायरेक्ट? नहीं बिल्कुल, कभी ऐसा लगता है कि यार ये पॉसिबल हुआ है, कि सपना सा लगता है ऑनेस्टली। अभी ऐसा लगता है कि इतने साल खेले, जैसे आपने बोला वर्ल्ड कप का जब मेडल देखते हैं तो कभी यूट्यूब में हाईलाइट हो गई या कभी अब टीवी पे देखते हो तो ऐसा लगता है यार नहीं, हमने ही खेला है, हम ही लोगों ने जीता है। और उस टाइम पे लोग, जब कभी आप अपने फैन से मिलते हो, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में जाते हो तो कहते हैं मैं आया था वर्ल्ड कप देखने, तुम लोगों ने इंडिया को प्राउड किया। उस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा जो जो प्राउड फीलिंग है सौरभ भाई, डेफिनेटली हम लोग जीते हैं सौरभ भाई, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान एक हुआ, हम लोग को जो रेस्पेक्ट दी गई, जो माँ बाप को जो दुआएं मिली, जो आशीर्वाद मिला हमारी टीम को, वो बड़ा एकदम कमांडेबल था। वो सारे लोगों का एक एकजुट आना, सारे मतलब लोग जो तिरंगा फैलाना, वो पूरा मतलब एक ऐसे लगता था कि ये हमारा हिंदुस्तान देश है। और जब कोई स्पोर्ट्स इवेंट अच्छा हो या कोई बड़ी पॉलिटिकल कोई चीज बड़ी होती है, कोई कोई गरीब घर का बच्चा आईपीएस बनता है या आईएएस बनता है या टॉप करता है, तो वो भी सपना मेरे वैसे ही था कि मैं छोटे शहर में गया और पहला ही वर्ल्ड कप खेले 2011 में, और वही हम हिंदुस्तान को जीते। जो सचिन ने 6 वर्ल्ड कप खेले, वो 5 खेले नहीं जीते, वो 6ठा जीते हो। तो आई थिंक इट्स एज यू सेड कि वो डेस्टिनी है, वो जो लिखा है वो तो मिलना ही है वो, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज के लिए बस। सुरेश भाई, मेरा आखिरी सवाल, एक सपना लेके खेलना शुरू किया, घंटों मेहनत की, और वो भी लखनऊ स्पोर्ट्स हॉस्टल की मेहनत की। जब वो मेहनत करके लौट रहे हैं तो खाने में क्या बचा है, तो बिल्कुल नीचे का वो दूध, कैसी ब्रेड, मतलब वो सब लोग पढ़ेंगे डिटेल में। फिर एक दिन ये तय करना कि दिस इज इट, अब मुझे इंडिया के लिए मैं नहीं खेल पाऊंगा, या गेम को लेके अब बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, या मेंटली वैसे नहीं कर रहा है। वो प्रोसेस कैसा होता है, कितना मुश्किल, फैमिली वालों से डिस्कस करना, अपने क्रिकेट फ्रेटर्निटी के फ्रेंड से डिस्कस करना, उस फैसले पर पहुंचना? नहीं, खेल में मुझे लगता है सबका टाइम है, एंड आई हैव हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस
मेरा इंजरी हुआ 2005 में, 1.5 साल में नहीं खेला। उसको कम बैक करना, इतना पैसा भी नहीं था उधर। रत्नाकर शेट्टी सर थे, उन्होंने बड़ा हेल्प किया मेरे ऑपरेशन के टाइम पे। 3, 3.5, 4 लाख का ऑपरेशन था वो। उस टाइम इतना पैसा भी नहीं होता था, पता ही नहीं था कि घर मैंने लोन पे ले रखा था वो। तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, छोटे से बच्चे थे, इतना कुछ पता नहीं था वो। तो मैंने कहा नहीं, खेलना तो है, चाहे चाहे कैसे भी करूं, चाहे मैं कुछ फिट होना जरूरी है, दोबारा पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि मेरा नी एसीएल टूट गया था, मेरा मेनिस्कस भी रैप्चर था वो। और लकीली मेरे डॉक्टर थे बीसीसीआई के, आनंद जोशी साहब, उन्होंने ऑपरेशन किया था। और हमारे सैफ नकवी साहब हैं यूपी की टीम के, वो फिजियो भी रह चुके, उन्होंने बड़ा हेल्प किया मेरा नी के आसपास, मुझे बड़ा अच्छे से उन्होंने फिट किया वो। वही सक्सेस मिलती है, लेकिन फेलोर से ज्यादा फेल होता है बंदा, तो फिर ट्राई करता है। तो वो ऑपरेशन, जो 2 ऑपरेशन हुए मेरे, एक 2005 में, एक 2007 में, और एक 2018 में। तो उस टाइम पे बड़ा एक लाइफ दोबारा यार, फिर वही स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, फिर वही स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे इतने लोग टीम में आएंगे, कैसा होगा सारा कुछ। तो बड़ी सोच वैसे, बट स्टिल यू नीड टू बिलीव योरसेल्फ। आप मेहनत करोगे, उस चीज को हासिल करोगे। तो मुझे लगता है कि सक्सेस तो मैंने सीखा, लेकिन जब मैं ऑपरेशन के आसपास रिहैब मूवमेंट में था, उस टाइम पे मुझे बड़ी एक एक ठहराव आया लाइफ में। बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने का टाइम मिला, उनसे बातचीत करने का टाइम मिला, बड़े भाइयों से, माँ बाप से, मेरे पुराने जितने भी मौसा मामा, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी कंपनी को बड़ा स्टार बनाया, छोटे छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस बनाया, कि हर आदमी के साथ आता है वो। तो उस टाइम पे मैं बड़ा एकदम परिपक्व हो गया था, बड़ा एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो गया था, कॉन्फिडेंट लड़का हो गया था, जो मुझे पता था कि अगले दिन तो मैं खेलूंगा, रन बना ही दूंगा, जो होगी देखी जाएगी। तो मेरी सकारात्मक सोच हो गई थी सौरभ भाई। तो मुझे लगता है कि वो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का वो। एक चीज मैंने आपकी बातचीत में और किताब में भी देखी है कि आप बहुत कृतज्ञ इंसान हैं, यू आर वेरी ग्रेटफुल। आपने उन सब लोगों का नाम लिया बातचीत में भी और किताब में भी। आप दिलीप वेंगसरकर और रॉबिन सिंह को भी याद करते हैं फॉर योर इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड दैट इज रियली कमेंडेबल। मुझे लगता है कि ये सारे ही एस्पायरिंग प्लेयर्स को ये चीज भी, किसी भी फील्ड में आप सफलता हासिल करें, जिन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुंचाया उनको हमेशा याद रखें, ये बहुत जरूरी है। मैंने ऑलरेडी कह दिया था, लास्ट सवाल है, लेकिन वो सारे लोग जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और क्रिकेटर बनना चाहते हैं, जो घंटों मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है आपको बुजुर्ग जैसा लगे, पर आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपकी इतनी कमाल की उपलब्धियां हैं, आप उन सारे एस्पायरिंग क्रिकेटर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलूंगा, बस बिलीव करो और मेक श्योर जो भी आप चीज करो, चाहे वो क्रिकेट हो या किसी भी स्टडीज फील्ड में हो, मेक श्योर यू एंजॉय द मोस्ट। आप एंजॉय करके करो वो चीज, कोई बर्डन नहीं लगना चाहिए वो। खेल बोलता है सब लोग, जब हम गली मोहल्ले में खेलते रहे, तो हम जब देश को खेलते तो प्रेशर आ जाता है यार, मीडिया है, दोस्त है, इधर इतने लोग देख रहे हैं, सब वो सब नहीं। मैंने क्रिकेट को सिर्फ एंजॉय किया, पढ़ाई को एंजॉय किया, अभी पेरेंटिंग टाइम एंजॉय कर रहा हूँ। तो वही मेरा सारे यंगस्टर, सारे फैंस को, सारे आपके जो ललन टाप आपका जो जो इतना बड़ा खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म है, लोगों को एक मैसेज देते हो यहाँ से, इतना अच्छा लगता है, लोगों को समझ में आता है। और आप यूपी से हैं, आपको पता है कि हमारा जो कल्चर, जो इतना हमारे रूट्स हैं, वो बड़े रिलीजियस हैं वो सारी चीजें वो। तो मुझे लगता है कि जो भी ये फैंस देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आप स्टे टू योर रूट्स एंड डू योर थिंग्स फ्रॉम योर हार्ट, मेक श्योर यू एंजॉय द मोस्ट। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहो, दुआएं लेते चलो, काम बनता चलता रहेगा। काम बनता रहेगा। ठीक है, हम इस बातचीत को फिलहाल यहीं पर रोकते हैं। पेंगुइन से ये किताब आई है, सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं। अभी इसके और चैप्टर्स फ्यूचर में लिखे जाएंगे, जैसे जैसे सुरेश रैना का ये दूसरा अवतार आगे बढ़ेगा। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इसको सुरेश रैना और साथ में भरत सुंदरेशन ने लिखा है। पेंगुइन से ये किताब प्रकाशित है, 299 इसकी कीमत है पेपरबैक की। आई एम श्योर इसका किंडल एडिशन या जो ई बुक एडिशन वो और भी सस्ते होंगे। और किताबों के मामले में मेरा ऐसा मानना है कि सस्ते महंगे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज लाइक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। कोई है जिसने अपनी जिंदगी के कुछ राज खोले हैं, कुछ चीजें आपको, कुछ सबक बताए हैं जो हमेशा आपके साथ रह सकते हैं, वाक्यों की शक्ल में, सबक की शक्ल में। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड इस किताब वाला दिस बुक। इस किताब को जरूर पढ़िए, और खास तौर पर वो बच्चे जो आपको लगता है कि किसी भी करियर के चॉइसेस के चलते हॉस्टल में रहने जाएंगे, उनको भी जरूर पढ़ना चाहिए। कितना सहना है, कितना नहीं सहना है, कब स्ट्रांग होना है, और कितना अपने पेरेंट्स को लूप में रखना है, कॉन्फिडेंस में रखना है। और वो वर्ड जो सुरेश रैना की दाई भुजा पर अंकित है, बिलीव। बिलीव। थैंक यू सो मच सुरेश रैना, इतना वक्त देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। माते अच्छा करे आप और प्रियंका अच्छा करें और दोनों प्यारे बच्चे आपके।
थैंक यू सो मच। तस्वीरें भी हैं किताब में, तो एक जो फैंस को होता है कि थोड़ा सा मुझे पता भी चले कि मेरे जो सेलिब्रिटीज हैं, मेरे जो स्टार हैं, वो कैसे रहते हैं, तो कई पर्सनल तस्वीरें भी हैं। एकदम बिल्कुल छोटे से सुरेश रैना है स्कूल जाते हुए, वहां से लेके और जो छोटे छोटे सुरेश रैना के बच्चे हैं वहां तक की तस्वीरें। आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। आज की किताब वाला में इतना ही। पढ़ते रहिए, पढ़वाते रहिए। शुक्रिया।